सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित माइती, या सीए फाइनल स्टूडेंट। तो आप लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अपनी सजेस्टेड आंसर मंगवाओ, आरटीआई फाइल करो, आरटीआई फाइल करो और सजेस्टेड आंसर मंगवाओ। तो मेरी फाइनली सजेस्टेड आंसर आ चुका है। तो मैंने सोचा कि इसके सीरीज डाल दूंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ इंटरमीडिएट, जो मेरा इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का जो पेपर नंबर 1 है, उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें मैंने क्या मिस्टेक की जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए, और क्या मैंने स्ट्रैटेजी निभाई अकाउंट्स को करने के लिए, और कैसे मैंने पेपर सॉल्व किया, और कैसे मैंने एग्जाम्पशन स्कोर किया अकाउंट्स के अंदर। तो मैंने क्या किया है, पहले प्रैक्टिकल को करेंगे, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, और एफएम हो गया, और एडवांस अकाउंट हो गया। इनको मैं पहले सीरीज में डालूंगा प्रैक्टिकल में, एंड थ्योरी लास्ट में, क्योंकि थ्योरी सबका कॉमन ही होता है, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल का अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बताने का है। तो पहले मैंने प्रैक्टिकल का डाल दिया, फिर मैं थ्योरी का डाल दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के मैं अपना पेपर, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट्स का मैंने पेपर एनालाइज करने जा रहा हूँ। 67 आए थे मेरे। मैंने स्टार्टिंग ही सेकंड आंसर नंबर 2 से किया था, 2 का ए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे लगा था मेरे मार्क्स कट जाए, क्योंकि मैंने टी शेप जैसा बना दिया था। लेकिन देख सकते हो मैंने कैलकुलेशन भी अंदर ही दिखाया है कि कहाँ से ये मेरा 72,000 आया है। तो आप लोग भी कैलकुलेशन ज़रूर दिखाना। ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसका भी कैलकुलेशन दिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया कैसे। देन जो मेरा कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट दिखाया मैंने कि ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो आया कितना आया, और उसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, जिससे जो चेकर होगा उसको पहले से उसका नज़र पहुंचेगा कि 20% आया है, और ये उसको बेनिफिट होगा। उसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने 20% कहाँ से लाया और कितना कहाँ से किया। उसको ढूंढने की मतलब कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको। तो देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट भी टी शेप के तरह ही बनाया है। तो मुझे लगा था मार्क्स कटेगा, लेकिन मुझे उसमें मार्क्स कितना मिला है, मार्क्स का मैं लास्ट में बता दूंगा कि लास्ट में, क्योंकि सारे वो बताएंगे, तो मार्क्स का मैं लास्ट में बता दूंगा। ये जैसे तो वर्किंग नोट 2 बनाया मैंने, इसमें भी मैंने सेल रिकॉर्ड पूरा अच्छे से किया। देन मेरा 2A में मिला है 9.5, 10 आउट ऑफ 9.5। फिर 2B स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने लाइन वाइज किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया। और मैं भी आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसको पहले अटेंड मत करना, फंस जाओगे। पूरा का पूरा पेपर आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और पैनिक होके फिर लास्ट में पैनिक सिचुएशन में आपका पूरा पेपर गंदा हो जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लास्ट में सॉल्व करना, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मत जाना। ये मैंने भी अपने एक टीचर से सुना, मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मत जाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी कभी कभार ट्रिकी आ जाते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, और काफ़ी वो दिक्कत करने लगेगा। मैंने सेकंड से स्टार्ट किया, सेकंड बी में आया। सेकंड बी में मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। देख सकते हो मैंने काफ़ी काटा पीटी की हुई है। वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट बना के मैंने नोट भी दिया है कि मैंने क्या इसको एवरेज कॉस्ट मेथड को अज्यूम किया था। राइट इशू टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, नोट देना, अगर नोट हो रहा है तो नोट जरूर देना। मेरा वर्क एक 2B का स्टेप शायद कुछ गलत होगा, तो उसमें मुझे 0 मिला। लेकिन 2B स्टेप वाइज मार्क्स देखो, स्टेप वाइज वर्किंग नोट में मुझे मिला 1 मार्क्स। फिर स्टेप 4 में मिला 1 मार्क्स। टोटल 2B में मुझे 9 आए हैं, 10 में से 9 मिला है मुझे। और टोटल सेकंड वाले क्वेश्चन मुझे 18.5 मिले। देन फिर मैंने स्टार्ट किया फोर्थ। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो बैलेंस शीट और वो बनाना था पीएनएल अकाउंट। लेकिन तभी मैंने इसको थोड़ा बहुत ख़त्म किया, काफ़ी कुछ मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा अकाउंट छोड़ दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। उसके मुझे लगता है जो बनाया मैंने टेबल्स के ही मुझे मार्क्स मिले हैं, और मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले 4 में। 4 का 3 मार्क्स इसमें मिले हैं, और 2.5 यहाँ मिले हैं। 4 का स्टेप 1 में 1 मार्क्स और मिला है। कितना बड़ा आंसर था देख सकते हो। और अभी तक मुझे 0-0, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी में किया था ये, क्योंकि जब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा जल्दी में किया था। और चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी मेरा पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। फिर वो मुझे किसी तरह मिला। फिर 5B स्टार्ट किया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और देख सकते हो कि स्टेप वाइज मिला, मैंने सिंपल में बनाया, और जल्दी सजाने के मैंने ट्राई भी नहीं किया। स्टार्टिंग और एंड तक मेरी राइटिंग सेम रही है। जहाँ पर ज़्यादा पैनिक हो रहा था वहाँ जल्दी जल्दी लिख रहा था, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग तक मेरी राइटिंग सेम रही है।
जो जनरल पी एन एल अकाउंट बनाया, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर अमाउंट कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझे मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर टी सेप बना, टी सेप जो प्रॉपर टी सेप बना देता तो उसमें मार्क्स नहीं मिलता जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन मैंने यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा तब भी मुझे मार्क्स मिल गए। और वर्किंग नोट मैंडेटरी है, वर्किंग नोट बनाओ। नोट अगर आ रहा है तो ज़रूर नोट लिखो, अज्यूमिंग इंटर डिपार्टमेंट सेल इंक्लूडिंग इन द टोटल सेल। राइटिंग देखो सेम ही रहा है। देन 5A स्टार्ट किया, एकदम नीट एंड क्लीन किया। बेशक मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन किया मैंने, काफ़ी स्पेस लिया, देख सकते हो। फिर DRR अकाउंट बनाया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, मार्क्स मिला। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाया, मार्क्स मिला। स्टेप वाइज मार्क्स दे रहे हैं, जो जितना आप स्टेप करते रहोगे उतने उसके बेसिस में मार्क्स मिलते रहेंगे। लास्ट में मुझे 4.5 मिला स्टेप 4 का, 5A का स्टेप 4 का। उसी का मैंने वर्किंग नोट फिर से बनाया, बाय एंड वो वाला। और मैंने वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री भी दिखा दी ताकि मार्क्स काटने का वो मतलब कोई जरिया ही ना मिले उनको। अब मुझे 5 में 11 मिले हैं, ये शायद 12 मार्क्स का था, 12 में से 11 मिले हैं मुझे। 5A में मुझे 12 में से 5.5 मिला है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे इतना ही मिला है क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया था। और ये क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल का, और मैंने डिट्टो अच्छे से किया हुआ था, डिट्टो मैंने वही किया है। एंड पता नहीं मुझे इतने मार्क्स कम कैसे मिल गए, 5.5 मिले हैं। और टोटल 5 के आंसर मुझे 11 मार्क्स मिले हैं। फिर मैंने 6D स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, डाउट था कि एक नहीं आता है एक नहीं आता था। तो मैंने 6D में 6 वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, क्योंकि उसमें मुझे मेजॉरिटी क्वेश्चन आते थे और वो 5 मार्क्स के थे। तो उसमें मैं अगर मार्क्स कम भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, उसमें एक गलत भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दूसरे में क्या था, 10 मार्क्स का था, जाता तो मेरा 10 मार्क्स का पूरा जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 मार्क्स का छोड़ा और 15 मार्क्स का अटैम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 में। इफेक्टिव कैपिटल बनाया और 60 लाख जो आंसर था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और मुझे इसमें 4.5 मिला है 5 में से। और जो इसको लिखने का भी मार्क्स मिला है 0.5, इसको लिखने का भी मार्क्स मिला है कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 0.5 मिला है। फिर 6A स्टार्ट किया और मैंने पूरा टेबल से, ये हायर परचेज का क्वेश्चन था और हायर परचेज तो बहुत अच्छे से करके गया था, तो मुझे 5 में से 5 इसमें मिल चुका है। कैश प्राइस मैंने नीचे भी और अच्छे से लिख दिया, जो पूछा था, जैसे ही उन्होंने पूछा था कैश प्राइस बता दो, तो मैंने पूरा टेबल बनाया, नीचे मैंने कैश प्राइस अलग से लिख के इतना दिखा दिया ताकि उनको कोई वो ना मिले कि कोई चांस ही ना मिले मार्क्स काटने का। देन 6C का स्टार्ट किया और देखो मैंने सिंपल एक चार्ट भी बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया कि मेरा जनरल रिजर्व कहाँ से, कितना जनरल रिजर्व यूज़ किया है, फ्रेश सिक्योरिटी शेयर मैंने कितना वो किया है, और आउट ऑफ यूजुअल प्रॉफिट कितना लिया है। तो उससे क्या हुआ, उसका मुझे 1 मार्क्स मिला, 0.5 मार्क्स मिला उसका भी, कि उनको बता दिया है, वर्किंग नोट जैसा मैंने दिखा दिया। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कि बहुत लोग जब पूछते हैं ना कि ऐसा बना सकते हैं, देखो बनाया मैंने और 0.5 मार्क्स मुझे मिले हैं। देन फिर मैंने जनरल एंट्री डाली और जनरल एंट्री में मुझे टोटल इसमें 3 मार्क्स मिले हैं 5 में से, और मुझे 6 वाले क्वेश्चन में 12.5 मार्क्स अलॉट हुए हैं 20 में से। फिर मैंने फर्स्ट देख रहे हो लास्ट में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उठाए हैं। और जब आपके पास, क्योंकि लास्ट में ना आपके पास अच्छा खासा, जब आप फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो लास्ट में अच्छा खासा टाइम बच जाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको काफ़ी टाइम मांगता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना काफ़ी टाइम अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रटा हुआ है देन तो ईजी है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हमने रटा भी हुआ है ना तब भी उसको लास्ट में करो, क्योंकि ना वो काफ़ी टाइम मांगता है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 मार्क्स का था। AS मैंने ऊपर लिखा, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। फिर वर्किंग नोट बनाया मैंने, वर्किंग नोट में देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, टाइम कम था मेरे पास, मैंने सिर्फ लाइन खींच के अलग सा दिखा दिया, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड उनका दिखाया। राइटिंग देख रहे हो सेम रहा है, ज़्यादा मैंने सजावट की ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, और उसमें अगर स्टार्टिंग से अगर आप सजावट करते रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा सजावट करने की जरूरत है नहीं। ये देखो मुझे फर्स्ट के A में पूरे 5 मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स नहीं काटा। तो जो लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मार्क्स नहीं मिलते, मुझे पूरे 5 मिले हैं। लास्ट मैंने लिखा भी है, सिंस द NRV ऑफ फिनिश गुड इज लेस देन इट्स कॉस्ट, देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट, डेट इज, मैंने साइड में आंसर भी लिख दिया और ब्रैकेट में। तो मुझे पूरे 5 में से 5 मिले। और फिर आंसर नंबर 1 का भी एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, करेक्ट है, 5 में से 4 मिले।
फिर 1 का C स्टार्ट किया, ऊपर मैंने थोड़ा लिख दिया कि एज पर AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंटरप्राइज में एंटर इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम और डिस्काउंट अराइज ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अमोर्टाइज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन मैंने उनको सोल्यूशन दिखाया कि कैसे क्या आया है, और फिर उसके बेसिस में मुझे उसका स्टेप 1 का मार्क्स मिला कि कहाँ से 3 मंथ का फॉल इन दिस ईयर, सो द 2250 दैट इज इतना शुड बी अमोर्टाइज एंड रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर में अमोर्टाइज होगा। देखो फिर दूसरे का मैंने अलग से दिखाया, थोड़ा एक लाइन गैप करके लिखा, उसको भी मैंने अलग से उसके बारे में लिखा कि किस लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया। देन उसका सॉल्यूशन दिखाया और ट्रीटमेंट लास्ट में दिखा दी कि प्रॉफिट एंड लॉस को फॉरेन लोन अकाउंट में चले जाएगा। फिर 1 का D स्टार्ट किया, एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। पता है मैंने जहाँ तक सुना है और जो मेरे टीचर्स ने बताया, स्टार्टिंग का अगर इतना लाइन लिखते हो ना अच्छे से और थोड़ा और अच्छी इंग्लिश लिख के, उसमें ना आपको 0.5 मार्क्स मिल जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी अलग अलग मार्क्स खींचने के तरीके होते हैं। इतना लिखा, 2 मार्क्स मिला। फिर सेकंड का स्टार्ट किया, उसमें 2 मार्क्स मिला, 1 के D में 4। टोटल मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 16.5 लगभग 17 मिला है 20 में से। तो थोड़ा 3 मार्क्स काटा है मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मार्क्स के क्या क्या कहाँ पर कितने आए हैं। पहले में 20 में से 16.5, दूसरे में 20 में से 18.5, फिफ्थ वाले में 20 में से 11, एंड सिक्स्थ में 20 में से 12.5, एंड फोर्थ वाले में जो मैंने अलग उल्टा किया था 20 में से 8.5। पता नहीं कहाँ कटा, क्या हुआ पता नहीं। तो ये मेरी एनालाइज रहा है मेरा अकाउंट्स का पेपर। अब नेक्स्ट पेपर मैं निकालूंगा कॉस्टिंग का, क्योंकि लॉ और ऑडिट EISM ये सब मैं लास्ट में करूँगा। तो पहले अब कॉस्टिंग होगा, फिर टैक्स होगा। टैक्स के लिए वेट करना, टैक्स का बहुत अच्छा वाला दिखेगा कि मेरे GST में कितना आए और टैक्स में कितना आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी मेरा ये एनालाइज देख सकते हो, मेरा पूरा स्कैन कॉपी चेक कर सकते हो खुद भी, और आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलो मिलते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।